उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। मार्च से पहले चुनाव होने हैं और मार्च में नई सरकार का गठन होना है। शलभ त्रिपाठी जी, राजेश मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर रमेश खान जी और शांतनु गुप्ता जी, आप पांचों को नमस्कार और पांचों का बहुत स्वागत। शलभ जी, योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके नेता, ये कहते हैं कि 4 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, तो फिर डरा क्यों रहे हैं? क्या ये डराना है कि दंगा किया तो 7 पीढ़ियां उसका अंजाम भुगतेंगी? और शलभ भाई, एक बात और है, आजकल बताइए, अभी तक हमारे देश में जितने भी दंगे हुए हैं, क्या आम इंसान, एक बेचारा मिडिल क्लास गरीब आदमी दंगा करता है? वो तो गुंडे होते हैं, दंगाई कहां से आते हैं, दंगा करके चले जाते हैं, कैसे पता चलता है? इससे क्या उत्तर प्रदेश के आम जनता में ये डर नहीं बैठेगा कि अगर कहीं से किसी ने साजिशन भी कुछ किया तो जुर्माना उस पर लग सकता है, जेल उसके बच्चों को हो सकती है, उसको नुकसान हो सकता है, कहीं उल्टा ना पड़ जाए? शलभ जी। सईद भाई, देखिए, जो दंगाई मानसिकता के लोग हैं, जो दंगे कराते हैं, जिनकी दंगों के पीछे भूमिका होती है, उनके अंदर सरकार का डर होना चाहिए, सरकार का इकबाल होना चाहिए। नहीं तो इसी उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 17 के बीच में 400 दंगे हुए, आपने भी कवर किया था। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, प्रतापगढ़ के कुंडा में दंगा हुआ, हर रोज दंगे होते थे। आपने यहाँ उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके होते भी देखे थे कि कैसे काशी में, कैसे गोरखपुर में, कैसे अयोध्या में सीरियल धमाके होते थे। आतंकी आते थे, बड़े आसानी से सीरियल धमाके करते थे और हमारे पुलिस बल को चुनौती देकर चले जाते थे। तो निश्चित तौर पे ये सारी चीजें वो थी जो उत्तर प्रदेश में होती रही हैं। आपने शामली और कैराना का पलायन भी देखा होगा कि कैसे वहां पर एक पूरे वर्ग का पलायन हो गया था, लोग अपने घर छोड़कर चले गए थे, कि पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई थी। ये तो वो सारी चीजें जो उत्तर प्रदेश की जनता महसूस करती है। और जहां तक दंगाई मानसिकता के लोग हैं, उनके अंदर डर होना चाहिए, उनके अंदर खौफ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि नागरिकता संशोधन कानून के बहाने किस तरह लोगों ने यहाँ पर दंगा फैलाने का प्रयास किया। उसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके दौरान लोगों ने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में अराजकता की जाए, दंगा फैला जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पोस्टर देखकर दंगा करेगा, यानी कि अगर आपको याद हो तो डेनमार्क में एक पोस्टर छपा था, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सड़कें खून से लाल कर दी गई थी अखिलेश जी के जमाने में। पोस्टर देख के जो लोग दंगा करते हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने पोस्टर पर चस्पा कर दिया, उनके घरों की नीलामी कराई, उनके दुकानों की नीलामी कराई। और निश्चित तौर पर उसी का परिणाम है कि ऐसी सोच वाले लोग, जो दंगाई सोच के थे, जो नफरत भरी सोच के लोग थे, जो अराजकता करते थे, जो मीडिया को निशाना बनाते थे, पुलिस बल को निशाना बनाते थे, उनके अंदर एक खौफ पैदा हुआ। और उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों के दौरान एक भी दंगा नहीं हुआ। ये पूरा देश देख रहा है। तो निश्चित तौर पर ये अगर हमारी उपलब्धि है, हमने ये काम किया, तो उत्तर प्रदेश की जनता को पता भी है। और हम इस बात का जिक्र क्यों न करें? उत्तर प्रदेश की जनता को भी जानने का अधिकार है, देश की जनता को भी जानने का अधिकार है कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 से पहले 400 दंगे हुए थे। आज इस उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज यहाँ पे अमन चैन का वातावरण है। कोई भी त्योहार होता है बहुत शांति से गुजरता है, कोई भी अवसर होता है बहुत शांति से गुजरता है। और यही अगर 2017 के पहले आप जाएंगे तो होली रही हो, दीपावली रही हो, ईद रही हो, कोई ऐसा त्योहार नहीं था जो शांति से गुजरा हो। मुजफ्फरनगर दंगों की आंच तो पूरे देश ने देखी थी। तो निश्चित तौर पे ये हमारी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को जनता के बीच में जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को याद भी है और निश्चित तौर पर इस विषय को बताएंगे भी लोगों को कि उत्तर प्रदेश में आज एक सरकार जो काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ काम कर रही है। यहाँ दंगाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है, अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो दंगा करने का प्रयास करेगा, जो अपराध करने का प्रयास करेगा, उसके साथ सख्ती से निपटा। शलभ जी, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही, लेकिन प्रश्न तो यही था कि अब जब दंगे नहीं हो रहे हैं, आपने काबू पा लिया है, आपने अपराधियों में, दंगाइयों में डर खौफ पैदा कर दिया है, तो फिर अब इस बात को कहने का उद्देश्य क्या था? आगे जब अगली बार जब आपको मौका मिलेगा, आप अवश्य इसका जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, क्यों योग्य अखिलेश यादव को नहीं लगते हैं अनुराग जी योगी आदित्यनाथ? और योगी नहीं, योग्य क्यों? और वो योग्यता क्या होगी? मैं बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार नहीं चल रही है, धमकी देने वालों की सरकार चल रही है। ये धमकी देते हैं जनता की चुने जो मंत्री या जो यहाँ पे नुमाइंदे होते हैं वो कभी धमकी नहीं देते। इसलिए कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में धमकियों की सरकार चल रही है, जनता की सरकार नहीं। हम उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और संस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। अब आप दंगाई की बात करते हैं तो ये दंगाई सत्ता में आ गए। जब किसी होते हैं ना, जब किसी मोहल्ले को चोर कोई वहाँ का सभासद बना देंगे तो फिर उस मोहल्ले में चोरी कम होगी ना। लेकिन
आदत से नहीं जाएगा। अब हालत इनकी क्या है, ये दंगे की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या लखीमपुर खीरी में आपने क्या दंगे का रूप नहीं बदल दिया? आपने किसानों को, कौन सी सरकार थी जिसमें किसान को रौंद के मारा गया हो? ये दंगा नहीं तो क्या है? ये दंगा नहीं तो क्या है कि गोरखपुर में होटल के अंदर घुस के पुलिस वाला पीट पीट के मार देता हो किसी व्यक्ति को? तो दंगा नहीं तो क्या है? ये दंगा नहीं तो क्या है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अगर विवेक तिवारी रात को घूमने निकलता तो उसको गोली मार के हत्या कर देते? दंगा नहीं तो क्या है? ये दंगा नहीं तो क्या है कि हथरत की बेटी को बिना माँ बाप के परमिशन को उसका अंतिम संस्कार कर देते? दंगा नहीं तो क्या है? वो 9 की बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसको न्याय मिलने के लिए पूरा का पूरा परिवार आपने खत्म कर दिया। ये दंगा नहीं तो क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को, यानी यहाँ पे कोविड काल में बिना ऑक्सीजन के तरफ करके मर गए, ये दंगा नहीं तो क्या है? लाखों, यहाँ पे हजारों बच्चों की मौत होगी बुखार से, ये दंगा नहीं तो क्या है? इसके बारे में कभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे? इसलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश में योग्य मुख्यमंत्री चाहिए, योगी मुख्यमंत्री नहीं। और ये सत्ताधारी खुद बोल रहे हैं कि हमें योग्य मुख्यमंत्री की जरूरत है। दूसरी बात यह है, ये बीजेपी के लोग हमेशा उत्तर प्रदेश को इन्होंने कब आगे ले जाने की बात की? इन्होंने जो वादा किए थे कौन सा पूरा किया? मैं इसे पूछना चाहता हूँ, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात थी, क्या हो गए? 10 एम्स बनाने की बात की थी, क्या 10 एम्स बना दिए? 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की उत्तर प्रदेश में बात की थी, क्या बन गए? और एक्सप्रेसवे की बात करते हुए एक्सप्रेसवे जो समाजवादी बना के आता छोड़ गए तो उसको पूरा भी नहीं कर पाया अभी तक। ये उत्तर प्रदेश की हालत है। अगर इन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल बनाए होते तो आज ये हालत कोविड काल में लोगों की मौत नहीं होती। समाजवादियों द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल का इलाज हुआ, अगर वो हॉस्पिटल नहीं होते तो क्या होता उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी आते हैं संपत्ति जब्त करने की बात करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या आप संविधान को चैलेंज करते हो? अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, जेल जाएगा, उसको फांसी दीजिए, लेकिन उसके बच्चे की क्या करती है? उसकी बच्ची की क्या करती है? उसकी बच्ची की संपत्ति आप ले लेना चाहते हैं, आप उसकी संपत्ति लीजिए, उसको जेल में भेजिए, लटकाइए, कोई इसको विरोध नहीं है। लेकिन आप पूरे परिवार को नहीं, मेरी बात सुनिए, 10 परिवार का समय दीजिए ना, सबको समय दीजिए ना अनुराग जी। अनुराग जी, सब 5 लोग बैठे हैं यहाँ, 2-2 मिनट तो दीजिए। शलभ जी अपनी बात कर, आप आगे मौका आएगा, आप जरूर बोलिएगा सर। ऐसा थोड़ी कि एक बार आपने बोलना शुरू किया फिर आप रुकेंगे नहीं। अनुराग जी, डॉक्टर खान बात बतानी जरूरी है। नहीं आप सर, समय की भी सीमा होती है ना। पार्टी का गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बस डॉक्टर खान तो पड़ेगा सर, समय का भी ख्याल रखिए ना प्लीज। डॉक्टर खान ये बताइए कि क्या डॉक्टर खान सर, हाँ डॉक्टर खान, क्या आज हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो सारी बातें हम उठाते रहते हैं और विभिन्न हिस्सों से बात आती है, क्या उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं है? सुरक्षा, महिला सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में यही सब चलेगा? हिंदू मुसलमान, दंगा, योग्य, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, या आपकी पार्टी इन सब से इतर अब कुछ मुद्दों पर भी ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? तो साहब, मैं आपको सलूट करता हूं। जो आपने सवाल उठाया वो मेरा सवाल था, आपने उठा दिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये जो दंगे की बात योगी आदित्यनाथ जी ने की है, ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन के लिए किया है कि कोई ये ना पूछ सके कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से जीप से चढ़ाई गई और उनके मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। कोई ये ना पूछ सके कि डीजल का दाम इतना बढ़ रहा है, कैसे कम होगा। वो ये नहीं पूछ सके कि खाद के बोरी में 5 किलो कम कर दिया गया किसानों का, ये कैसे कम होगा। वो ये ना पूछे कि ट्रैक्टर डीजल के दाम कितने बढ़ रहे हैं और महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। वो ये ना पूछे कि दलित बेटियों के साथ, दलित लोगों के साथ बलात्कार हो रहा है और मारा जा रहा है, और खुशी दुबे के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है, वो आज भी जेल में बंद है। कोई ये ना पूछे, कोई ब्राह्मण देवता ये ना पूछ ले कि साहब खुशी दुबे क्यों बंद है। ये डाइवर्जन है। सही साहब, बिल्कुल सही सवाल आपने पकड़ा, सही नब्ज पकड़ी आपने है। और मैं आपके पत्रकारिता को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि ये लोग चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि यही लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी बेवकूफ लोग हैं। जब हम गांव देहात में 70% लोग गांव देहात में रहते हैं, जब सिंचाई करने के लिए जाते हैं तो डीजल जब खरीदने जाते हैं तो हमारी चीख निकल जाती है कि अरे अभी तो कल मैंने तेल में लिया था, आज कैसे बढ़ गया। अरे कल तो मैंने, अरे हर रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है, हर रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो ढुलाई में पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा खर्च होगा, तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आदमी खाएगा कहां से। दंगा हो नहीं हो, दंगा कौन सा दंगा, किसको कहा जाता है दंगा? दंगा तो इसको कहा जाता है कि गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, मार के पीट के हत्या कर दी गई, कुछ नहीं कर पाए, उसको बर्खास्त तक नहीं कर पाए। तो ये दंगा कर करके ये महंगाई और गुंडा का राज, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज है।
इसमें कोई आदमी, शरीफ आदमी सुरक्षित नहीं है। कोई व्यापारी जो मारा गया गोरखपुर में, इस पर कितने मुकदमे थे जरा बताइए? कैसे पुलिस पहुंची 12 बजे रात में? जवाब नहीं दे पाएंगे मुख्यमंत्री जी, उनके गृह जनपद का मामला है। आज 4 पुलिस सस्पेंड नहीं, एसपी को हटाया नहीं, डीएम को हटाया नहीं। इसका मतलब मंशा थी योगी आदित्यनाथ जी की कि व्यापारी को मारो तुम लोग, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा गृह जनपद है, कौन बोलेगा? अगर ये 4 लोगों को सस्पेंड कर देते, बाहर बर्खास्त कर देते, तो मैसेज जाता कि हाँ कानून व्यवस्था में आप माहिर हैं। आप देखिए सोमनाथ, ये आपके इसमें मुजफ्फरनगर दंगे में कौन है? मुजफ्फरनगर के दंगाइयों में जिसका नाम है उसको जेट सुरक्षा मिली हुई है। आई बात सुरक्षा दे रहे हैं आप, क्यों दे रहे सुरक्षा हमको? आप दंगाइयों में नाम उनका है, उनका नाम मुकदमा मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर जो मुकदमे हैं 307, 302 के मुकदमे मुख्यमंत्री जी ने खुद हटाया अपने ऊपर से। तो क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? सबका हटाइए आप, ठीक है सर, कानून अदालतें बंद कर दीजिए आप, डॉक्टर खान शुरू कर दीजिए। डॉक्टर खान, हमें लगता है कि काफी समय आपको मिला है सर, अगली बार जब आपका मौका आएगा तो प्लीज बोलिएगा। राजेश मिश्र जी, डबल डिजिट में पहुंचने के लिए आप संकट कर रहे हैं कांग्रेस, ठीक है, आप बहुत अग्रेसिव, आपके नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन राजेश मिश्र जी, क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेस पर विश्वास कर सके, या उत्तर प्रदेश की जनता अब ये मान चुकी है कि बीजेपी, सपा और बसपा ये 3 ही हैं, बस बाकी कांग्रेस को तो हम हाशिए पे कर चुके हैं और कांग्रेस उनके लिए उनके बीच अपनी पकड़ नहीं बना पा रही? अभी आपने जो पहला शब्द कहा है कि कांग्रेस हाशिए पे है, कांग्रेस डबल डिजिट तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। अभी पिछले हफ्ते रविवार को बनारस में रैली हुई थी। आज की तारीख में बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, लगातार 2 बार से यहाँ सांसद, और आपने भी अपने चैनल पर दिखाया होगा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई काउंट नहीं कर पाया कि बनारस की रैली में कांग्रेस में इतनी भीड़, प्रियंका गांधी जी की रैली में इतनी भीड़ है, कोई संख्या आज तक नहीं बता पाया। और 25 को प्रधानमंत्री जी बनारस में रैली करने जा रहे हैं और मीडिया ये लगातार बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी की रैली में प्रियंका गांधी जी की भीड़ से ज्यादा भीड़ होनी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में जिस रैली को करने जा रहे हैं, उस रैली की तुलना प्रियंका गांधी जी की रैली से हो रही है, ये मीडिया बोल रही है। अब इसको हम कहें कि डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, या हम अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं, तो ये साक्षी है रैली कि आज उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ खड़ी होना चाहती है और कहाँ खड़ी है। आप मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है, दंगाइयों की बात बोला, देखिए एक दंगे सांप्रदायिक होते हैं और एक दंगे गैर सांप्रदायिक दंगे हैं, जो वो भी दंगे के ही स्वरूप है। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों से सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, वो इसलिए नहीं हुए कि योगी जी सत्ता में बैठे, इसलिए नहीं हुए। जब ये विपक्ष में होते हैं तो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो सांप्रदायिक दंगे बंद हो जाते हैं, फिर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन जो मौतें हो रही हैं पुलिस के द्वारा, जो इनके मंत्रियों के बच्चे किसानों को कुचल के मार डाल रहे हैं, जो जगह जगह पूरे प्रदेश में 4.5 साल में जिस तरह हत्याएं हुई हैं, ये दंगे का दूसरा स्वरूप नहीं है क्या? और आपसे एक बात और भी बता दें कि हमें जो लगता है, जो आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त है जी कि न दंगे पे वोट पड़ने जा रहा है, और न जो ये फिजूल की बातें लोग उलझा रहे हैं अपने इश्यूज को, पब्लिक के इश्यूज को डाइवर्ट कर। ठीक है सर, राजेश जी एक सेकंड हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात पूरी हो जाए दीजिए जी, जल्दी से। अभी भाजपा ने ही सर्वे कराया है पिछले हफ्ते, 37% बेरोजगारी से त्रस्त है नौजवान, 37%, महंगाई 32%, करप्शन 28%, और जो जिस डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, बिजली, पानी, ये सब उसके बाद आता है। राजेश जी,
अभी हमने राजेश जी अगली बार आते हैं जब आपका नंबर आएगा तो प्लीज, क्योंकि शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं और ये वाला सेगमेंट सर हमें खत्म भी करना पड़ेगा यहाँ पर। मैं अंसारी साहब, मुझे तो 2 मिनट का भी मौका नहीं मिला। नहीं, अरे खूब बोले आप, मैं घड़ी देख रहा हूँ सर, 2 मिनट से लगातार बोल रहे हैं आप। बोल लीजिए, चलिए 30 सेकंड और लीजिए प्लीज। और लोग तो 30 सेकंड और लीजिए। नहीं, इतना तो समय नहीं होता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार चाहे जितने इश्यूज को डाइवर्ट करे जी। अब मुख्यमंत्री जी बयान देंगे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री पे तो बोलेंगे वो टोटी चोर हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि ये क्या चीलम जीवी हैं। उत्तर प्रदेश किसी के लिए बना था क्या? ये हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ बात होगी नौजवानों के काम पे, रोजगार पे। ठीक है सर, और हम यही मुद्दे लेकर आप चुनाव में जाएंगे। शांतनु गुप्ता जी, जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है और चुनावों की बात आती है और जब भी आप और हम ये चर्चा करते हैं या विभिन्न राजनीतिक दल, क्या एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते सिर्फ धार्मिक या सामाजिक या आर्थिक या जातीय समीकरण देखते हैं, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा अंजाम। ये आप इसे कैसे देखते हैं? सैयद भाई, मेरे ख्याल से जब भी चुनाव आते हैं तो जो वोटर की जो एक इक्वेशन है कि वो क्यों वोट करता है, तो वो एक मल्टी वेरिएबल इक्वेशन है। वो इसलिए भी वोट करता है कि उसका जीवन कैसे सुधरा, और उसका जीवन कैसे सुधरा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा। हमने भी एनसीआरबी की डेटा है, हमने देखा कि 2013 के बाद सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर 2020 के एनसीआरबी डेटा में उत्तर प्रदेश में दिखाता है। देखिए, मैं इस पहलू को तो एक दूसरे तरह से टच करना चाहूंगा। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो 2018 में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसमें 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हुआ, इसमें से 70-80% ग्राउंड पे आ चुका है। जब कोरोना चल रहा था उस बीच भी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा था। और इन्वेस्टमेंट कब आता है? देखिए, आप एनसीआरबी का डेटा भी भूल जाइए। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्यों करता है कि आपका क्या मेरा पैसा सेफ है, क्या मेरा एम्प्लॉय सेफ है। तो जो इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सूचक है कि उत्तर प्रदेश सेफ है। और जैसी बात हुई पहले, और मेरे ख्याल से बहुत सारे पैनलिस्ट ने भी मान लिया कि अब सामाजिक जो कम्युनल दंगे वो नहीं होते हैं। और हमने देखा है कि कैसे 2012 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो मथुरा में, प्रतापगढ़ में, बरेली में, मेरठ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में दंगे हुए, और 2013 का मुजफ्फर में दंगा। और देखिए, दंगा बढ़ता कैसे था कि डीएमएसपी काम करते थे, तब भी डीएमएसपी ने पकड़ लिया मुजफ्फरनगर दंगों में, लेकिन आजम खां का फोन आ गया, नहीं ये तो मुस्लिम है, इनको छोड़ दीजिए। आप अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि टेरर एक्यूज मुस्लिम लड़कों को मैं छोड़ दूंगा। तो जब आप इस तरह से अपीजमेंट पे उतर जाते हैं तो चिढ़ बढ़ती है, फिर दंगे बढ़ते हैं। बल्कि कांग्रेस के मंत्री थे उस समय जयराम रमेश, उस समय यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कहा ये उच्च कोटि की निष्क्रियता दिखाई है अखिलेश यादव ने, मास्टरली इनएक्टिविटी, जयराम रमेश ने कहा था। ठीक है। तो और उस समय देखिए, उस समय अभी मुजफ्फरनगर दंगे थमे नहीं थे, लोग कैंपों में रह रहे थे, वहां सफाई में नाच गाना चल रहा था। तो इस तरह की जो इनसेंसिटिव सरकारों को जब लोग देखते हैं कि भाई पहले शांतनु जी, यानी कि तुष्टीकरण करते रहिए और जो अपीजमेंट की बात आपने कही है, लेकिन जब लौट कर हम आएंगे तो एक बार फिर से, क्या धार्मिक मुद्दे या धार्मिक भावनाएं ही उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनती हैं, या कहीं ना कहीं आर्थिक बेरोजगारी, किसान आंदोलन और महंगाई भी मुद्दा होगा? बेरोजगारी उसमें सबसे ऊपर। साम दाम दंड भेद सभी की यहां पर राजनीति हो रही है। अनुराग भदौरिया जी, इस बार तो अब्बा जान भी आ गए, तालिबान भी आ गया, किसान आंदोलन भी आ गया, राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, प्रियंका गांधी जोश व खरोश के साथ आ गई हैं, डॉक्टर खान की पार्टी बहन मायावती जो हैं वो ब्राह्मणों को लुभा रही हैं। क्या होगा आपका एक मुद्दा? और इसका फायदा तक आप नहीं उठा पाए, जिस तरह से कोरोना में लोग परेशान रहे, सब लोग भूलकर आगे बढ़ गए हैं। कैसे, क्या एक ऐसा मुद्दा होगा अनुराग भदौरिया जी जो समाजवादी पार्टी, अखिलेश, आप ये कह सकें कि इस बार हम यूपी जीतने जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमेशा से समाजवादी कहती है कि समाजवादियों का काम होता है, हम विकास की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में संप्रदाय की राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ पे कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बोलते उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति की तो बात ही नहीं करते। जब भी मुंह खोलते हैं तो दंगा, मार पीट, संपत्ति हड़प लो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब कैसी भाषा शैली है? क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री की भाषा शैली ऐसी होती है कि इसको मार देंगे, उसको उठा के फेंक देंगे, इसको पकड़ लेंगे? आप उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करो ना। उत्तर प्रदेश कैसे विकास करे, उत्तर प्रदेश कैसे विकास के रास्ते पे जाए, तो वो तो करते नहीं। अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहे हैं, अपने जो साथी उनके कैबिनेट में उनके ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहे हैं,
ये मुकदमे हटाने की राजनीति करते हैं। दूसरी बात, जहां तक अभी बात महंगाई और बेरोजगारी को तो चर्चा नहीं करते। यहाँ महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करते। भूल जाते हैं कि यहाँ डीजल पेट्रोल सेंचुरी बना चुका है और डबल सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ चुका है। सरसों का तेल डबल सेंचुरी मार चुका है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कभी अभी आपके पैनल में एक इनके जो घोषित बीजेपी के प्रवक्ता हैं कह रहे हैं कि हम 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया। अरे भैया, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ तो बता दो कहीं भाई, कहाँ इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसमें 100 करोड़ रुपए। ठीक है अनुराग जी, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि इस सेगमेंट में समय कम है, हमें जल्दी सबके पास जाना है। डॉक्टर खान, कांग्रेस प्रियंका गांधी के द्वारा एक नई ऊर्जा के साथ दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी आ गए हैं, आम आदमी पार्टी यहां पर आ गई है। आप एक समय था जब आपके बिना आपका दबदबा हुआ करता था, आपकी पार्टी का, आपकी सरकार रही है। आपको लगता है कि इस बार जो मुकाबला है वो सीधा सीधा नहीं, आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी? वो आप 2 मुद्दे 3 मुद्दे कोई ऐसे बता दीजिए जिन पर आपको लगता है कि आपको वोट मिलेंगे और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता आपके मुकाबले नहीं मानेगी। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी का सबसे पहले नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तभी जो हमारा संविधान कहता है उसके अनुसार हमारी पार्टी चलती है। और देखिए, हमारी पार्टी जो मुद्दे उठाती है वो मुद्दे जनता के मुद्दे उठाती है। जनता के मुद्दा आज ये है कि किसानों का खाद में 5 किलो कम कर दिया गया, खाद का दाम बढ़ा दिया गया, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल के दाम बढ़ गए, बलात्कार बढ़ गए, गुंडागर्दी बढ़ गई। और बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का फैसला आया था राम जन्मभूमि पर, तो 144 धारा भी नहीं लगाई गई थी और आदमी से आदमी नहीं टकराया था। तो बहन कुमारी मायावती जी का शासन पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सब प्रशासक हैं। और इनके जमाने में जब जो मीटिंगें मंडल लेवल पर लिया करती थी बहन कुमारी मायावती जी कि कानून व्यवस्था कैसी है, सड़कें कैसी बन रही हैं, तो उस अधिकारी अपने घर से हनुमान चालीसा पढ़ के आया करते थे। इस सेगमेंट में समय थोड़ा सा कम है सर। राजेश मिश्र जी, वो डर नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, जनता को आप कैसे समझा पाते हैं, देखते हैं। राजेश मिश्रा जी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की अगर ये जो दुर्गति है, ये शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों हुई, और क्या आप इसे मौका मानते हैं कि अब कांग्रेस का रिवाइवल उत्तर प्रदेश में होगा, और वो होगा तो कैसे होगा? क्या आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर आप योगी से आगे निकलने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमें ये लगता है कि जो आज की जो परिस्थिति है, ये चुनाव जब 2022 में होगा तो आज की परिस्थिति में चुनाव होगा। पिछले 5 साल में जो सरकार रही उस सरकार के काम का भी आकलन होगा, और उसके पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसके काम का भी आकलन होगा, उसके पहले बसपा की सरकार थी उसके काम का भी आकलन होगा। आज जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा इशू है, जो न किसी जात से संबंधित है, न किसी संप्रदाय से, न किसी मजहब से, हर घर के अंदर एक नौजवान बेरोजगार, पढ़ लिख के बेरोजगार पड़ा हुआ है पिछले 4.5-5 साल। और उस परिवार की सबसे बड़ी समस्या वो बेरोजगार लड़का है जो बीटेक किया है, एमटेक किया है, एमबीबीएस किया है, और वो घर में बेकार बेरोजगार है। पहला काम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस यही करेगी कि जो सरकारी नौकरियां रिक्त हैं, जो हम गवर्नमेंट जॉब कितना दे सकते हैं, उस काम को हम करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में या हम कितने जॉब को और ज्यादा पैदा करेंगे जिसमें कि हम उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दे सके, वो उसमें आ सके। राजेश जी, अच्छी बात है कि कम से कम आपने बताया, एक मुद्दा तो बताया कि कम से कम बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार देंगे। और अनुराग जी, और हाँ, जल्दी से सर, जल्दी से, ठीक है, प्लीज 1 मिनट दिया जल्दी से। देखिए, जब महंगाई की बात होगी, आज कोई उत्तर प्रदेश का घर ऐसा नहीं है जो हम लोग पुरुष हैं, हमें डीजल और पेट्रोल की महंगाई समझ में आ रही है। ठीक है, घर में जो महिलाएं परिवार चला रही हैं, जो खाना के सामानों की जो कीमत बढ़ी है, नमक हो, तेल हो, घी हो, आटा हो, दाल हो, सब्जी हो, ठीक है सर, बेरोजगारी और महंगाई, ये वाकई 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं राजेश जी। और बिल्कुल ठीक है राजेश जी, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के हर कोने में ये असर डालते हैं और देश का हर व्यक्ति इनसे प्रभावित होता है। शंतनु गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश में हमेशा एक ऐसा मुद्दा रहा है
जो सदा से हर विधानसभा चुनाव में वो प्रमुखता से हमें देखने को मिलता है। इस बार राम मंदिर नहीं है, मंदिर निर्माण हो रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं है। खुद शलभ जी यहाँ पे बैठे हुए, उनके मुख्यमंत्री कह चुके हैं। राजेश जी एक सेकंड सर प्लीज, राजेश भाई। शांतनु जी दंगे हुए नहीं, हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा है नहीं, राम मंदिर यहां पर बन रहा है। दो मुद्दे क्या हमें ऐसे लगते हैं, जो किसान आंदोलन जो अभी भी बहुत प्रमुखता से चल रहा है, और जो कोरोना काल में हमने दर्द सहा है और उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा है, आपको लगता है कोई ऐसा मुद्दा जो टर्निंग पॉइंट होगा, या वो किसी भी दल के पक्ष में या उसके विरोध में जा सकता है, वो महत्वपूर्ण होगा, या इस बार ऐसा नहीं होगा? देखिए सैयद भाई, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आपसे थोड़ा विपरीत सोचूंगा कि वोटर हर समय एक मुद्दे पे वोट नहीं करता, कि हर व्यक्ति किसान नहीं है, हर व्यक्ति कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन हमने कोरोना में भी देखा कैसे नीति आयोग से लेकर WHO से लेकर मुंबई हाईकोर्ट से लेकर सबने कोरोना में उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करी। कोरोना एक महामारी थी जहां अमेरिका से लेकर फ्रांस से लेकर सब जगह तबाही आई, उत्तर प्रदेश में भी आई। आई थिंक मैं एक बात अलग कहूंगा कि हर पार्टी मुझे दिख रही है एक वोट बैंक को चेज कर रही है। ओवैसी जी कह रहे हैं मुझे मुस्लिम है मुझे वोट दो, अखिलेश कह रहे हैं यादव मुझे वोट दें, कोई कह रहा है दलित मुझे वोट दें, कोई कह रहा है ब्राह्मण मुझे वोट दें। जो योगी आदित्यनाथ ने एक नया वोट बैंक क्रिएट करा है वो है बेनिफिशियरी वोट बैंक। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको टॉयलेट मिला है, बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको गैस मिली है, जिनको चूल्हा मिला है, जिनको डीबीटी मिला है, जिनका आवास बना है। तो ये बेनिफिशियरी वोट बैंक है, मेरे ख्याल से जाति धर्म से ऊपर आता है। और ये जो नया वोट बैंक 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने क्रिएट करा और 2017 के बाद से योगी ने उसको हार्नेस किया, मेरे ख्याल से वो अब गेम चेंजर हो रहा है। इसलिए राजनीति बदल चुकी है और बाकी पार्टियों को भी इस नई राजनीति में आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। शलभ बड़ी जी देखिए, विरोधी 3 यहां पर आपके हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी आ गई है, ओवैसी भी आ गए हैं। ओवैसी को तो हालांकि क्या आप मानते हैं ये भी, क्योंकि आम इंसान के मन में ये होता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, उस पर भी कुछ प्रकाश अवश्य डालिएगा। लेकिन क्या आपको लगता है शलभ बड़ी जी कि कुछ ऐसे काम या एक ऐसा काम रह गया जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए, और वो अगर हमें मौका मिला तो वो हम करेंगे, और वो आप आज यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहें कि हाँ हमने सब अच्छा तो किया है, लेकिन हाँ यहाँ ये हमसे कमी रह गई, और समय भी हो सकता है उसमें, ईमानदारी से? उत्तर प्रदेश की जनता कह रही, हम नहीं कह रहे कि सोच ईमानदार काम दमदार। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, वही पुलिस की गाड़ी थी, वही पुलिस की वर्दी थी, वही पुलिस के लोग थे, लेकिन मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश में इकबाल चलता था, और आज मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश आने से डरते हैं। आज वही अनुराग जी खान साहब, आपको मौका मिलेगा प्लीज। अनुराग जी खान साहब दोनों को, खान साहब अनुराग जी दोनों को मौका मिलेगा। शलभ जी अपनी बात पूरी कीजिए। शलभ जी बात पूरी कीजिए। फॉर्मेट गलत है। शलभ जी बात कीजिए। अरे शलभ जी बात पूरी कीजिए, समय कम है सर। इनका झूठ जैसे ही सामने आता है वैसे ही बौखलाने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे सामने का जो लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वो 16वें नंबर पर उत्तर प्रदेश 2017 से पहले था, आज दूसरे नंबर पे है। हमारी जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी आज वो इकोनॉमी टॉप की इकोनॉमी है। सही भाई देखिए, अगर आप मुझे नहीं चाहते मैं ना बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस इकोनॉमी को समाजवादी पार्टी ने बर्बाद कर रखा था, जिस उत्तर प्रदेश में लोग बिजनेस करने से डरते थे क्योंकि उनके बच्चे अगवा हो जाते थे, उनके लोगों की हत्याएं हो जाती थी, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16वें नंबर से उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे खड़ा है। 22 के बाद हमारा प्रयास होगा। शलभ भाई, कोई ऐसा काम जो रह गया हो आपको लगता है करना चाहिए, नहीं कर पाए? मैं वही कह रहा हूँ, इकोनॉमी में हमारी कहीं गिनती नहीं थी। 2017 के पहले कोई यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहता था। आज आप यहाँ देखिए, सैमसंग की सबसे बड़ी डिस्प्ले यूनिट है वो उत्तर प्रदेश में आती है। जर्मनी की फुटवियर कंपनी कोरोना के दौरान चाइना उत्तर प्रदेश में आती है। तो हम इसको नंबर 1 पे ले जाना चाहेंगे, हम इसको टॉप 3 में ले आए हैं, बिल्कुल ठीक है, नंबर 1 पर ले जाना। शलभ त्रिपाठी जी, राजेश मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर रमेश खान जी, शांतनु गुप्ता जी, आप पांचों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन चल रहा है। हर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से अपने पक्ष में वोटरों को करने की कोशिश कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियां अंजाम भुगतेंगी। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक बेमिसाल 20 साल।